तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पार्ट 2 आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया में हम लोग 5 पार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुका है, जिसमें हम लोगों ने महात्मा गांधी आंदोलन, ठीक है, और ये सारे प्रश्न कर चुके थे। हिंद स्वराज कौन सा बुक किसने लिखा है, ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई एम ए एथिस्ट, और आज़ाद हिंद फौज, ये सब हम लोगों ने कर चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं सेकेंड पार्ट इसका, और सेकेंड पार्ट यहाँ से हमारा शुरू होता है। इससे पहले कि हमने क्वेश्चन पूछा था कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, ठीक है, तो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया। भारत का जो संविधान है कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। कहाँ पे 26 जनवरी 1950? यहाँ पे है डी नंबर। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, और इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। ठीक है, जब मैं बचपन में रहता था तो सरकारी स्कूल में क्या होता है कि रिपब्लिक डे कौन सा है और इंडिपेंडेंस डे कौन सा है भूल जाते थे। कौन स्वतंत्रता दिवस है और कौन गणतंत्र दिवस है, बस झंडा फहरा गया और चॉकलेट खाओ, यही जानते थे ना। इंग्लिश में कोई पूछता था कि कौन सा डे है, तो हम बोलते थे 15 अगस्त लागू, चाहे 26 जनवरी, यही जानते थे ना। चलिए, तो हम लोग आज संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे, यूनिट 3। ठीक है, संविधान है, संप्रभुता है, न्याय है, और फिर भारतीय ज्ञान प्रणाली, न्यू एजुकेशन सिस्टम, आर्यभट्ट कौन थे, ठीक है, मतलब प्राचीन भारत और भारत का संविधान, ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो आराम से टाइम निकाल के मेरे साथ बैठ जाइए। ठीक है, देखिए, मैं यार बहुत पैसा इन्वेस्ट करके घर बनाया नीचे में फैमिली के साथ, मतलब जहाँ पे मेरी माँ, फादर और सिस्टर, ब्रदर जहाँ पे रहते हैं, तो बगल में मैंने रूम में बनाया। लेकिन ना वहाँ पे मैं खुल के बोल नहीं पाता हूँ। आप लोग के साथ जब भी वीडियो बनाता हूँ खुल के बोल नहीं पाता हूँ, इसलिए अल्टीमेटली मुझे छत आना ही पड़ता है। छत का रूम में मैं फ्रिक्वेंटली बोलता हूँ। ठीक है, यूट्यूबर होना आसान बात नहीं है, सच बता रहा हूँ। पार्ट टाइम ही यूट्यूब करती, लेकिन बहुत मुश्किल काम है लोगों के सामने बोलना, खास करके जब कोई आदमी आपके फैमिली वाला सुनता है ना, अजीब लगता है। तो हमारा है यहाँ पे पहला प्रश्न, संविधान और नागरिकों की भूमिका को समझना। ठीक है, तो इसमें हमारा आता है प्रेम्बल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? अरे यार, प्रस्तावना वही है ना, इसमें हम लोग बोलते हैं, आपने सुना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, वो जो बोलते हैं ना, उस वही प्रस्तावना है। ठीक है, प्रेम्बल भारत के संविधान का। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ से शुरू होता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मुख्य मूल्य शामिल हैं। ठीक है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन प्रेम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में कितने मेन वैल्यू इंक्लूडेड हैं। तो देखिए, 5 गो मेन वैल्यू इंक्लूडेड है। कौन कौन सा? संप्रभुत्ता, यानी कि सभी को समान प्रभुत्व मिले। समाजवाद, यानी कि हमारा जो देश है समाजवाद पे आचरण करे। धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हमारा जो देश है सभी धर्मों को समान बढ़ावा दे। लोकतंत्र, यानी कि हमारा जो देश है लोगों का तंत्र बने, यानी कि जिसमें जनता को चुनने का अधिकार हो, जनता खड़ा हो, और पावर, अल्टीमेटली पावर जनता के पास हो, गणराज्य। ठीक है, भारत एक संपन्न, संप्रभुत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, इसी को धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है, लोकतंत्र, गणराज्य है। ठीक है, तो ये 5 मूल्य हैं भारत के संविधान के प्रस्तावना में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हमारा सेकंड प्रश्न है, हम भारत के लोग, प्रस्तावना जो शुरू होता है हमारा, संविधान के किस भाग में लिखा गया है? प्रस्तावना में। प्रस्तावना शुरू ही होता है कि हम भारत को एक संपन्न, संप्रभुत्व। अच्छा, आप लोगों ने प्रस्तावना देखा है या नहीं देखा है? चलिए मैं दिखाता हूँ प्रस्तावना किसको बोलते हैं। तो देखिए, आपने एनसीईआरटी का किताब पढ़ा होगा, उस टाइम पे किताब के जो पहला पन्ना है वहाँ पे आपको ये पेज मिलता होगा। ठीक है, जहाँ पे इस तरह से लिखा रहता था, भारत के संविधान उद्देशिका, इसी को प्रस्तावना बोलते हैं। और यहाँ पे प्रस्तावना जो हमारा शुरू क्या होता है? हम भारत के लोग होता है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक
राजनीतिक, न्याय, विचार, ये सभी बोला जाता है। और अंत में जब संविधान लागू बन जाता है उस टाइम का यहाँ पे डेट दिया गया है। हमारा संविधान बन के रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 को। बन के रेडी कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, बट लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो यहाँ पे 5 को मूल्य जो है देखिए लिखा गया बोल्ड बोल्ड अक्षर में, मोटे मोटे अक्षर में। 1, ठीक है, 2, 3, 4, अच्छा ज़्यादा हो गया क्या? अच्छा, संप्रभुत्व संपन्न, एक वर्ड हो गया यहाँ पे, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और ये 5वां वर्ड। 5 को वर्ड देख लिए। और ये शुरू कहाँ से होता है? हम भारत के लोग से। ठीक है, इसको किसने लिखा मालूम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम भारत के लोग संविधान के किस भाग में लिखा है? प्रस्तावना में। प्रस्तावना का ही दूसरा नाम उद्देशिका है और इंग्लिश में इसको हम लोग प्रेम्बल बोलते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है संवैधानिक मूल्य से। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है क्या? कि राज्य सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष रहेगा, चाहे हिंदू धर्म की बात हो, चाहे इस्लाम धर्म की बात हो, चाहे सिख की बात हो, चाहे बौद्ध की बात हो, चाहे जैन की बात हो, चाहे सरना धर्म की बात हो, चाहे कोई भी धर्म की बात हो। ठीक है, सभी को समान तवज्जो दिया जाएगा, यही है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, अगला है, इसलिए तो हमारे यहाँ पे ईद पे भी छुट्टी मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे गुड फ्राइडे को भी छुट्टी मिल जाता है। हमारे यहाँ पे सिख धर्म का छुट्टी होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा का छुट्टी दिया जाता है ना। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हर धर्म के लिए छुट्टी दिया जाता है भाई। इसीलिए तो भारत में मौज है ना। स्कूल में खास करके जो लोग पढ़ाते हैं टीचिंग लाइन में, उन लोग को छुट्टी है और बच्चा लोग भी खुश रहता है, अरे भाई बहुत छुट्टी है यार। तो हर धर्म में छुट्टी मिलेगा। ठीक है, तो हमारे देश संप्रभुत्व है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए हर धर्म में आपको छुट्टी मिल जाता है। अगला है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, किससे संबंधित है? ठीक है, न्याय यानी कि जस्टिस, स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, समानता यानी कि इक्वलिटी और बंधुत्व यानी कि भाईचारा, ब्रदरशिप। ठीक है, यह संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है। ठीक है, प्रस्तावना में ही लिखा गया है ये बात भी। ठीक है, देखिएगा क्या, दिखा दूं क्या? चलिए दिखाई देता हूँ। देखिए यहाँ पे सब वर्ड को लिखा है, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, अखंडता और बंधुत्व, ये बंधुता लिखा है। हाँ, तो ये सब कहाँ पे है? संविधान की प्रस्तावना में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यार पानी उधर दे रहा है कि नहीं? पानी तो इधर पूरा पड़ रहा है। हो सकता है आप वीडियो 1 साल बाद देंगे तब तो फिर मौसम ही नहीं पता चलेगा। चलिए, तो अगला हमारा जो प्रश्न है, भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन होता है? यानी कि भारत का जो पूरा का पूरा देश है, इसका प्रमुख कौन होता है? या फिर हम यूँ भी बोल सकते हैं कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? नागरिक मतलब व्यक्ति। उस देश का पहला व्यक्ति कौन है? तो भारत देश का पहला व्यक्ति होता है भारत का राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? बताइए जल्दी जी। सबको मालूम है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? नहीं जानते हैं। वाह, गुड, बहुत अच्छा मुन्ना, शाबाश। भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़। ठीक है, धन खाने वाले धनखड़, मजाक कर रहा हूँ यार। चलिए अगला है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से जुड़े हमारे प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ठीक है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन आवर कंट्री, ठीक है, सॉरी, गिवन बाय इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे उतना इंग्लिश नहीं आता है, फिर भी प्रयास करता हूँ। तो भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। ठीक है, एंड यह अडॉप्ट किया गया है कहाँ से? यानी कि कहाँ से लिया गया है इसको? गोद लिया गया है इसको अमेरिका से। हाँ भाई, अपना नहीं है। अपना जो नहीं होता है उसको अडॉप्ट बोलते हैं। अडॉप्ट मतलब जैसे हम लोग बेबी अडॉप्ट करते हैं ना, बच्चा अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, जब किसी का बच्चा नहीं होता है तो उसको बच्चा अडॉप्ट करता है, यानी कि उसको गोद लेता है। तो हम लोग भारत के जो मौलिक अधिकार हैं, यह अमेरिका का मौलिक अधिकार था, उसी को कॉपी किए हैं मतलब गोद लिए हैं। ठीक है, और पहले 7 को मौलिक अधिकार था। 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको 2002 में हटा दिया गया। ठीक है।
अभी हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अगला है हमारा अनुच्छेद 21 का संबंध किस अधिकार से है। तो अनुच्छेद 21 का जो संबंध है दोस्तों, यह हमारी स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार से है। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, पर्सनल फ्रीडम। ठीक है, पर्सनल फ्रीडम और जीवन का अधिकार देता है। जीवन का अधिकार देता है कि आप अपना जीवन साथी स्वयं चुनें। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी चुन लें, उसके बाद घर में पड़ेगा हमरा घर से ओकरा घर से लाठी लाठी मार भइल। तो गाना सुने हैं ना, थाना FIR भइल, का बोलता है यार, मालूम नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा खेसारी लाल यादव का गाना था ना, गाना सुन के मज़ा आ जाता है। घर दुआ से हुए फरार, और क्या बोलता है, छपरा ना लौट के जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, ज़िंदगी यूँ ही बिताएंगे। इसलिए ये सब करने से पहले सोच लीजिएगा कि भाई नून रोटी खाना पड़ सकता है, ज़िंदगी ऐसे ही बिताना पड़ सकता है। चलिए आज गाना सुन लेगा हमको लगता है 1-2 आदमी। अगला है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो है, इसको सबसे पहले हमारा जब संविधान बना था, ठीक है, उस टाइम पे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या बोला जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। केवल मौलिक कर्तव्य अधिकार लिया गया था अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य को नहीं लिया गया। बाद में याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट डेट, शायद 1986 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, और अनुच्छेद 51 का क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया। संविधान में संशोधन किया गया, एडिट किया गया, ठीक है, सुधार किया गया, और अनुच्छेद 51 का ए में मौलिक कर्तव्य को रखा गया, फंडामेंटल ड्यूटी को रखा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया, जैसे कि मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है, उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी किसी देश से लिया गया है। किस देश से मालूम है, रसिया। याद आया, रसियन। चलिए, तो रसिया यानी कि रूस, और इसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं सोवियत संघ। 1951 से पहले रूस को सोवियत संघ बोला जाता था। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 51 का ए में जोड़ा गया है 1976 में। 42वां संविधान संशोधन, सॉरी मैंने 1986 बोल दिया था, 1976 में जोड़ा गया है। 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 को जोड़ा गया भारत के संविधान में। किस देश से लिया गया, रूस से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है हमारी 11। जैसे जब हमारे देश पे विपत्ति आए तो प्रत्येक नागरिक उसके लिए तत्पर हो, तिरंगे झंडे का सम्मान करना है, सरकारी संपत्ति की रक्षा करना है, ऐसे ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला हमारा प्रश्न है नागरिकों की भूमिका। ठीक है, इसमें हमारा 10वां प्रश्न बनता है, एक जिम्मेदार नागरिक का मुख्य कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो संविधान का पालन करना। ठीक है, एक जिम्मेदार नागरिक का मुख्य कर्तव्य, मेन ड्यूटी क्या होना चाहिए, तो भारत के संविधान को फॉलो करना, उसकी आज्ञाओं को मानना। ठीक है, और पूरा का पूरा जो देश चलता है ना, वह किस किताब के आधार पे चलता है, संविधान के आधार पे। तो संविधान ही वह रूटीन है, जैसे आपका एग्जाम रूटीन पे आप लोग काम करते हैं ना, तो पूरा देश जिस रूटीन पे काम करता है उसी को संविधान बोलते हैं। ठीक है, तो संविधान वह रूटीन है जिसके आधार पे पूरा देश काम करता है। और आज नहीं, जब से संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से संविधान एक रूटीन फॉलो कर रहा है, और वह रूटीन है भारत का संविधान। आप इस तरह से समझिए। ठीक है, कोई पूछे संविधान क्या है तो बताइएगा कि संविधान वह पुस्तक है जिसके आधार पे भारत की सभी सरकारी कामकाज और यहाँ तक कि प्राइवेट कामकाज भी होती है। ठीक है, कुछ हद तक प्राइवेट, कुछ हद तक फॉलो करता है, बाकी सरकारी सभी कामकाज क्या होता है, तो भारत के संविधान से फॉलो होता है। ठीक है, चाहे वह न्याय व्यवस्था हो, चाहे वह सरकारी कामकाज हो, चाहे वह विधायी व्यवस्था हो, मतलब नेता लोग का काम हो, या सरकारी नौकरी का काम हो, या फिर जज वगैरह का काम हो। तीनों जो सरकार के 3 गो अंग है, ये भी जान लीजिए। गवर्नमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं सरकार के कितने भाग होते हैं, 3 गो बेटा है सरकार का। कौन कौन बेटा है, एगो है MLA बना हुआ। ठीक है, MLA MP मतलब एगो नेता बनता है। ठीक है, सरकार बाप है
और बाप का 3 गो बेटा है, ठीक है। एगो नेतागिरी करता है, इसको हम लोग बोलते हैं विधायिका, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव। एगो बेटा है जो कि सरकारी नौकरी करता है, ठीक है इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूरोक्रेसी, हिंदी में बोलते हैं नौकरशाही, ठीक है। और तीसरा जो बेटा है यह जज बना हुआ है। कौन बना है? जज, ठीक है, जज बना है, यानी कि यह मुकदमा का काम देखता है, जिसको हम लोग हिंदी में न्यायपालिका बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियरी। तो सरकार जो है इसके 3 गो बेटा है, ठीक है, कार्यपालिका यानी कि सरकारी नौकरी वाला, विधायिका यानी कि नेतागिरी करने वाला, और न्यायपालिका यानी कि कोर्ट कचहरी करने वाला। समझ गए बात को कि सरकार के कितने अंग हैं? 3, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। समझ गए होंगे किसमें कौन सा काम होता है। ओके, तो ये तीनों काम जो रूटीन फॉलो करता है उसी को संविधान बोलते हैं। चलिए, इतना आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ, अगर बाधो ना समझ भी यार तो हमें की खरीदा कौन बाबा बोला। चला आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक का सामाजिक कर्तव्य है? ठीक है, तो नागरिक का सामाजिक कर्तव्य है कि हमारे पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन में और भी हो सकता है कि सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। ओके, 12वां प्रश्न, लोकतंत्र को मजबूत करने में नागरिकों की भूमिका है। क्या भूमिका है लोकतंत्र को मजबूत करने में? तो मतदान करना यानी कि वोट देना, ठीक है। वोट देने जाते हैं ना जी, 500 टका देवे तबे जाओ यही तो बोलता है ना, गांव घर का आदमी यही करता है कि 500 रुपया दो और शाम को मुर्गा खिलाओ, ठीक है। जीतने के बाद तुम दर्शन नहीं देगा बेटा, इसलिए पहले ही खा लो, यही सोचता है। लेकिन जीत गया उसके बाद तो फिर 5 साल तुमको वो खाएगा ही खाएगा, तुमको पता नहीं चलता है, लेकिन ऊपर से वो दिमाग की तरह चाट जाता है ना। तो मतदान करना, सामाजिक सद्भाव बनाए रखना, कर चुकाना यानी कि टैक्स देना, ठीक है। लेकिन भारत के लोग टैक्स का चोरी करते हैं। चलिए, मैं भी टैक्स भरता हूँ भाई साहब, क्या कीजिएगा, ज़रूरी है। अगला जो प्रश्न है हमारा, भारतीय ज्ञान प्रणाली और शिक्षा प्रणाली से संबंधित है, और यहाँ पे हम लोग आर्यभट्ट इन सब के बारे में पढ़ेंगे, प्राचीन चिकित्सा पद्धति, ठीक है, शिक्षा पद्धति, ये सब पढ़ेंगे। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में मुख्यतः किसका समावेश होता है? तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में आयुर्वेद है, ठीक है, यानी कि प्राचीन काल में ज्ञान के कौन कौन से स्रोत थे? तो हम लोग आयुर्वेद के बारे में पढ़ते थे। आयुर्वेद के जो ज्ञाता हैं वह कौन है? महर्षि वाग्भट हो गए, महर्षि चरक हो गए। चरक संहिता सुने जी, मेरे पास एक किताब है चरक संहिता का, MBBS BHMS के लोग पढ़ते हैं इसको, चरक संहिता, ठीक है। और आयुर्वेद के जो भगवान है उसको धन्वंतरी बोलते हैं। किसको किसको मालूम था? जिसको नहीं मालूम था वो बोल दीजिएगा कि नहीं मालूम था, लेकिन कोई नहीं बताएगा। आयुर्वेद के जनक कौन है? धन्वंतरी, धन्वंतरी, ठीक है। योग, योग के जनक कौन है? पतंजलि। वेद, वेदों के जनक कौन है? तो वेदों का जनक जो है, ऐसे तो मालूम नहीं, बोला जाता है कि ब्रह्मा के मुख से हुआ है, लेकिन आई डोंट नो कि वेद को किसने लिखा है। नेक्स्ट है हमारा दर्शन, ठीक है, तो दर्शन, फिलॉसफी। फिर हमारा खगोल विज्ञान, ठीक है। तो प्राचीन जो हमारा भारत था, भारतीय ज्ञान प्रणाली में इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता था, ठीक है। रामायण अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे बोला जाता है, जब पूछता है बच्चों ने कि गुरुदेव हम लोग आश्रम में क्या सीखेंगे, तो उन लोग बोलता है कि खगोल विद्या, ठीक है, नहीं दशरथ बोलता है ना, हाँ, कि खगोल विद्या सीखोगे, गणित सीखोगे, योग सीखोगे, आयुर्वेद सीखोगे, दर्शन सीखोगे, यही सब बोला जाता है उस टाइम पे। अगला है हमारा 14वां प्रश्न, 14th नंबर, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट का योगदान किस क्षेत्र में था? ठीक है, तो भारत के जो गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, इन्होंने जीरो की खोज की, ठीक है, और खगोल विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान दिया। टेलीस्कोप की खोज किया था, ठीक है, आर्यभट्ट ने ही। हालांकि बाद में गैलीलियो को नाम दिया जाता है कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज किया, ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे आर्यभट्ट ने खोज किया था, पेटेंट नहीं लिए थे हम लोगों ने, पेटेंट, और शून्य की खोज किया। वो गाना सुने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, ठीक है, तब दुनिया को गिनती आई, होता न दशमलव, सॉरी हाँ, होता न दशमलव, और क्या क्या गाना है यार, वो बोलता है मैं देश का निवासी हूँ जिस देश में, चलिए यार
भूल जाता हूँ और याद भी नहीं रहता है। आप लोग भी बोलते हैं क्या भैया आप खाली पढ़ाई लिखाई में घुसा देते हैं, गाना आता ना। चलिए, तो अगला प्रश्न है 15 नंबर। न्याय शास्त्र किस विषय से संबंधित है? ठीक है, एगो नाट्य शास्त्र है। कौन सा है? नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र, इसको लिखा है भरत मुनि ने। नोट कर लीजिएगा, नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? भरत मुनि ने। ठीक है, एक है न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी से संबंधित है। और न्याय शास्त्र की रचना किसने की है? तो मनु, लिख दीजिएगा मनु महाराज। ठीक है, और क्या जो बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ पे कामसूत्र भी है, लेकिन यार उस सब के बारे में भारत का आदमी ना खुल के बात नहीं करता है। ठीक है, शर्म लगता है आदमी को। चलिए, भारत में हर चीज़ को खोजा है, हर चीज़ नहीं मतलब प्राचीन काल में जो जो जरूरी था वो सब चीज़ें खोजी थी उन्होंने। भारतीय शिक्षा प्रणाली विशेषताएं और समस्याएं। अब देखिए हमारा 16 नंबर पे आता है गुरुकुल प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देखिए गुरुकुल प्रणाली की मुख्य विशेषता थी गुरु और शिष्य परंपरा। ठीक है, यह गुरुकुल प्रणाली की मुख्य विशेषता थी। इससे देखिए मैं छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर आपको करा रहा हूँ, इससे आपका लॉन्ग आंसर टाइप में दिमाग सोचने का विकसित हो जाएगा और छोटा छोटा प्रश्नों का अभ्यास हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा आएगा पार्ट, उसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप मिलेगा। अगला है वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली की एक मुख्य समस्या क्या है? तो व्यवहारिक ज्ञान की कमी है। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज तो दूर जाए, हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, पढ़ने तक कॉलेज भी नहीं जाते हैं, घर में ही जाते हैं, खाली एग्ज़ाम देते हैं। सही बात बोला ना? ऐसा क्यों? मेन रीज़न है यार हमारे यहाँ पे ना क्या है, पैसे की कमी है। पैसे की तो कमी नहीं है, बस नेता लोग सही रूप से काम नहीं किया है। क्योंकि मेन जो पावर है ना नेता के पास है। देश को कोई बदल सकता है तो वह नेता है। ठीक है, मानो या ना मानो, हालांकि लाख बोला जाता है कि आदमी बदल सकता है, घंटा नहीं बदल सकता है जब तक से नेता नहीं चाहेगा। ठीक है, क्योंकि यार जगह प्रत्येक यूनिवर्सिटी, मात्र झारखंड में 8 गो यूनिवर्सिटी है, 8 गो 9 गो। ठीक है, 8 गो 9 में कैसे जाएगा भाई यूनिवर्सिटी बच्चा पढ़ने? घर में उसके साधन नहीं है, माँ बाप पैसा नहीं देता है ठीक ढंग से। ठीक, इतना गरीबी है। तो चाहिए क्या गवर्नमेंट को कि प्रत्येक जिला में एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इससे एग्ज़ाम भी टाइम पे हो, बच्चा भी यूनिवर्सिटी जाए हंस खेल के आराम से, यार सामने रहेगा तो। कॉलेज हो पास में, ताकि घर के सामने प्रत्येक ब्लॉक में एक को कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर हो जाएगा ना जिस दिन, उस दिन बच्चा खुल के पढ़ाई करेगा और खुल के आगे बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा होगा। मुझको सीएम बना दीजिए, मैं कर दूंगा, रियलिटी में कर दूंगा यार। ठीक है, मेरी प्रायोरिटी रहेगी फर्स्ट चीज़ कि सबसे पहले हमको शिक्षा कर देना है, लोगों को शिक्षित कर दीजिए, बाकी सब कुछ वो खुद कर लेंगे। ठीक है, चलिए उतने ही ज्ञान झाड़ो, आज मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान झाड़ रहा हूँ ना। वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली की एक मुख्य समस्या क्या है? तो देखिए हमारे यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है। अगला है 18 नंबर पे, कौन सा सुधार शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित है? ठीक है, यानी कि यूनिवर्सलाइज करता है इसको। तो सर्व शिक्षा अभियान हमारे यहाँ पे चला है। एक पेंसिल के छाप पे बच्चा बैठा होगा एगो और एगो बच्ची, देखिए स्कूल में छपा हुआ रहता है, सर्व शिक्षा अभियान लिखा रहा है, सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, और पेंसिल हमें बैठा हुआ है दोनों, वही ठो। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का ढांचा क्या है? तो देखिए विद्यालय शिक्षा का ढांचा है 5 क्लास तक। ठीक है, फिर मिडिल स्कूल चलेगा 8 क्लास तक। ठीक है, 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, उसके बाद फिर 9 10 सॉरी 8 तक ना, 9 10 11 12। सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ गलती किया है यार, ये 5 3 8, उसके बाद यहाँ पे 2 + 2 होगा। ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, 2 + 2 तो हो जाएगा 10। मतलब 5 क्लास तक पढ़ लिए, उसके बाद 3 क्लास 8 क्लास, फिर 2 क्लास, फिर 2 क्लास, ये होगा इस तरह से, और फिर 4 होगा, यानी कि मिडिल स्कूल, कॉलेज और फिर आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, ऐसा होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
किसने प्रस्तुत की? तो भारत सरकार ने, ठीक है। और नई शिक्षा नीति कब आई? पहली बार आई थी, जो इस 2020 से पहले चल रहा था वो 1986 में बना था, ठीक है। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात, ठीक है, यानी कि ग्रॉस एडमिशन जो रेशियो है 2035 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 50%। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि 50% लक्ष्य करने का किस वर्ष तक रखा गया है? तो 2035 तक, ठीक है। और एक बार इसको देख लीजिए क्योंकि मेरा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नई शिक्षा नीति जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अनुसार हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन या फिर एमए या फिर पीएचडी, ठीक है, मतलब एमए को एमएससी, यूजी पीजी पीएचडी, उसी को हायर एजुकेशन कहा जाता है। 12वीं क्लास के बाद का जो पढ़ाई होता है उसको हायर एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हायर एजुकेशन में जो एडमिशन है 50% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। किस साल तक? 2035 तक 50% लाने का हायर एजुकेशन में लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एन से न्यू, ई से एजुकेशन, पी से पॉलिसी, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हिंदी में बोलते हैं नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें उद्देश्य है समग्र विकास, बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप में। और एक चीज़, जब भी मेरे साथ पढ़ाई करने बैठिएगा सीरियस होकर मत बैठिएगा, ठीक है। मैं बहुत कॉमेडी मजाकिया इंसान हूँ, सो प्लीज़ पढ़ाई को मजाक की तरह लीजिए। ज़्यादा सीरियसली लीजिएगा तो फिर बोरिंग हो जाएगा पढ़ाई, ठीक है। बी इंजॉय, पढ़ाई को मज़ेदार की तरह लीजिए यार, इसलिए। और मज़ेदार व्यक्ति के साथ हमेशा रहने का मन करता है, इसलिए पढ़ाई को अगर आप मज़ेदार के रूप में लेंगे तो पढ़ाई के साथ हमेशा आपको मज़ा करने का मन करेगा, ठीक है। जस्ट लाइक थिंक योर लाइफ पार्टनर, ठीक है। स्टडी इज़ योर लाइफ पार्टनर एंड लाइफ पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। दिस इज़ योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। स्टडी को अपना वही समझिए, ठीक है, और उसी के साथ ज़्यादा टाइम बिताइए आप। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। और इसका पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। लिखने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखने का मन करता है तो लिखिए, नहीं ज़रूरत मन करता है तो मत लिखिए, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप बताऊंगा, उसको लिखना है, इसको केवल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जोहार झारखंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।